Hello dear students, today we will discuss nucleotides. First of all, I am very thankful to Dr. आरिफ. ये जो स्लाइड्स में आप पीपीटी बना हुआ देखेंगे वो एक मैंने डाउनलोड किया हुआ है रिसोर्स मटेरियल से जो नेट पर अवेलेबल था. I want to acknowledge all the matter providers who provide matter on net. Now I will start my topic nucleotides. What are nucleotides? देखिए two types of nucleotides are present and basic structure of nucleotide includes three unit components. One is nitrogenous base, you can write here B. One is sugar, you can write as S, and phosphate BSP. Base, sugar, phosphate. These three components form a single unit. This single unit is known as nucleotide. And on polymerization means repetitive addition of nucleotides, there is formation of DNA and there is formation of RNA. How? I will explain. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसमें बेस शुगर और फॉस्फेट प्रेजेंट होती है. तो न्यूक्लियस में जो बेस शुगर और फॉस्फेट प्रेजेंट है तो उसमें कौन सी टाइप की शुगर हो सकती है और जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनका क्या बेसिक नेचर है, इनके बारे में हम लोग देखेंगे. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो आपको दो तरीके की शुगर दिखाई दे रही है, डी राइबोज और राइबोज शुगर. बेटा जैसे कि आप जानते हो एक शुगर होती है ग्लूकोज, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है ग्लूकोज. ये एक तरीके की हेक्सोज शुगर है. ये हेक्सोज मीन्स 6 कार्बन कंपाउंड है, शुगर है जिसमें 6 कार्बन प्रेजेंट है. इसी तरीके से ये जो न्यूक्लियोटाइड्स में प्रेजेंट रहती है ये डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर जो है बेटा बेसिकली 6 नहीं, इसमें 5 कार्बन कंपाउंड है. सो इट इज पेंटोज शुगर. तो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे और इस स्ट्रक्चर में आपको जरूर दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 यानी कि जो कार्बन की पोजीशंस हैं और उनसे अटैच्ड ग्रुप्स हैं ये आपको दिखाई दे रहा होगा. तो देखिए आप राइबोज और डीऑक्सीराइबोज का बेसिक डिफरेंस इस डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि सेकेंड कार्बन पोजीशन पर राइबोज में OH ग्रुप है जबकि डीऑक्सीराइबोज में H ग्रुप सेकेंड कार्बन पोजीशन पर प्रेजेंट है. और डीऑक्सीराइबोज में सेकेंड कार्बन पोजीशन पर OH नहीं बल्कि H ग्रुप प्रेजेंट होने से दिस इज कंपैरेटिवली अ स्टेबल स्ट्रक्चर. डीऑक्सीराइबोज प्रेजेंट होने से DNA क्या है, एक स्टेबल स्ट्रक्चर है. ये देखिए यही वाली बात मैं कर रही हूँ. ये सेकेंड कार्बन पोजीशन आप देख पा रहे हो, फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड कार्बन है, थर्ड कार्बन है, फोर्थ कार्बन है और फिफ्थ कार्बन की पोजीशन देखिए कितनी यूनिक पोजीशन है. देखिए पेंटोज शुगर में ये पेंटामेरिक स्ट्रक्चर तो बन रहा है, देखिएगा ध्यान से 5 कोने तो बन रहे हैं लेकिन पांचवी शुगर जो है वो इस कोने पर ना होकर इस कोने पर क्या है, क्योंकि ये कीटोन है तो ऑक्सीजन है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग में ऑक्सीजन है और यहाँ पर पांचवी शुगर इधर आती है, पांचवा कार्बन शुगर का इस तरफ आता है. तो ये पेंटोज शुगर में 1 कार्बन, सेकेंड कार्बन पोजीशन, थर्ड कार्बन पोजीशन, फोर्थ कार्बन पोजीशन एंड दिस इज द फिफ्थ कार्बन पोजीशन. तो फिफ्थ कार्बन पोजीशन से इसके पहले वाले डायग्राम में हम लोगों ने देखा कि मैं आपको फिर से दिखाती हूँ कि फिफ्थ कार्बन पोजीशन जो आप देख पा रहे हो बेटा, इस फिफ्थ कार्बन पोजीशन से ही हमेशा फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है. ये देखिए दिस इज फर्स्ट कार्बन पोजीशन, दिस इज सेकेंड, दिस इज 3 4 एंड फिफ्थ कार्बन पोजीशन. और फिफ्थ कार्बन पोजीशन से आप देख पा रहे हैं कि फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहता है और जो नाइट्रोजनस बेस आप देख पा रहे हो ये हमेशा कहाँ अटैच होता है, फर्स्ट कार्बन पोजीशन पर अटैच होता है. और ये जो शुगर है ये न्यूक्लियोटाइड्स 2 टाइप्स के होते हैं. तो 2 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स में बेसिकली 2 टाइप्स की शुगर प्रेजेंट होने से ही वो डिफरेंट है. एक DNA है जिसमें डीऑक्सीराइबोज टाइप की शुगर है और RNA है जिसमें राइबोज टाइप की शुगर है.
इस डायग्राम में आप देख सकते हो राइबोस और डीऑक्सीराइबोस शुगर का बेसिक डायग्राम आप देख सकते हो। तो राइबोस शुगर में सेकेंड कार्बन पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। डीऑक्सीराइबोस जो है, जो डीएनए में पाई जाती है शुगर, इसमें सेकेंड कार्बन पोजीशन पर OH ग्रुप नहीं है। हाइड्रोक्सिल रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन ग्रुप। So this sugar is comparatively have a stable structure, और stable structure stability की वजह से ही जो जेनेटिक मटेरियल है बेसिकली वो कौन रहा, डीएनए रहा। अब हम लोगों ने शुगर के बारे में एक डिस्क्रिप्शन लिया, थोड़ा सा डिस्कशन किया। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजनस बेसिस की। तो बेसिकली आप देखें तो दो टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडिन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए प्यूरिन क्या है, तो प्यूरिन डबल एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर है, पिरिमिडिन सिंगल एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर है। क्लियरली आप देख पा रहे हैं। अब प्यूरिन के दो टाइप हैं, एडेनिन और गुआनिन। एडेनिन और गुआनिन किसके हैं, प्यूरिन के। फिर प्योर एजी, प्योर एजी, ठीक है, सबके एजी लोग प्योर रहे तभी सब अच्छी लाइफ चलती है। जस्ट जोकिंग, आप लोग इसको याद रखें, सिर्फ इसलिए ऐसा मैं बोल रही हूँ। ये पिरिमिडीन है, तो पिरिमिडीन में साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन 3 कंडीशंस हैं, मतलब 3 टाइप्स के आपको मिल रहे हैं। CUT कट याद कर लीजिए, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। और किसमें है ये, पिरिमिडीन, ठीक है। तो इसको आप प्राइम कट याद कर लीजिए, प्राइम कट, प्राइम कट। तो प्राइम कट यानी पिरिमिडीन जो है उसमें साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन ये 3 टाइप की जो शुगर नाइट्रोजनस बेसिस हो सकते हैं। और प्यूरिन जो एक टाइप का है। बेसिकली नाइट्रोजनस बेसिस 2 टाइप के हुए, सबसे पहले प्यूरिन और पिरिमिडीन। फिर उसके बाद जो प्यूरिन है वो फर्दर 2 टाइप्स की हो सकती है, एडेनिन और गुआनिन, जबकि पिरिमिडीन 3 टाइप्स की हो सकती है, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिडीन 3 टाइप्स की हो गई। तो बेटा ये जो थाइमीन और यूरेसिल है, तो यहाँ पर डिफरेंस है, जो डीएनए और आरएनए का डिफरेंस है। जैसे कि यहाँ शुगर में राइबोस शुगर है आरएनए में, और डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर है। ठीक उसी तरीके से अब मैं आपको बताऊंगी कि जो नाइट्रोजनस बेसेस आपने देखे प्यूरिन और पिरिमिडीन में से, तो जो प्यूरिन है बेटा, प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन जो पाया जाता है, तो कंपल्सरली दोनों ही पाए जाते हैं, डीएनए में भी पाया जाता है ये और आरएनए में भी पाया जाता है। तो प्यूरिन, एडेनिन और गुआनिन दोनों में, भाई जो प्योर होगा उसको सभी लोग अपने साथ रखना चाहेंगे, जस्ट आप याद रख सके इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि प्यूरिन है तो समझ लीजिए प्योर है वो, उसके टाइप हुए एडेनिन और गुआनिन, तो ये डीएनए में भी एडेनिन पाया जाता है और आरएनए में भी गुआनिन नाइट्रोजनस बेस यानी ए और जी दोनों में पाए जाते हैं। अब बात आती है पिरिमिडीन की, तो पिरिमिडीन में जो साइटोसिन है ये तो पाया जाएगा दोनों में, डीएनए में भी पाया जाता है और आरएनए में भी पाया जाता है। लेकिन जब बात आती है यूरेसिल और थाइमीन की, यूरेसिल आरएनए में सिर्फ पाया जाता है, यू आर अंडर अरेस्ट, नहीं, यूरेसिल जो है वो आरएनए में पाया जाता है और थाइमीन डीएनए में थाइमीन पाया जाता है। तो ये हम लोगों का जो डिस्कशन है इसको हम लोग देखते हैं कि आगे प्रोसीड करते हैं डिस्कशन को। देखिए ये जो डिस्कशन है इसमें अब हम लोग बात करने वाले हैं न्यूक्लियोटाइड्स की। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स बने जैसे डीऑक्सी एडिनाइलेट, डीऑक्सी गुआनिलेट, ये आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, अब न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो बेसिकली पता चला बेस शुगर और फॉस्फेट के बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, जिसमें से कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो जब बेस शुगर और फॉस्फेट जुड़ जाती है तो क्या बनता है, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं। तो अब हम लोग उसको देखेंगे। पहले जब बेसिकली क्या 2 चीज़ें जुड़ती हैं, जैसे कि जब एक यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये फॉस्फेट है और ये अब क्या हो रहा है, ये आपका शुगर है और ये नाइट्रोजनस बेस है, ये नाइट्रोजनस बेस है, फॉस्फेट है और ये
ये शुगर है, बेस है और फॉस्फेट है। इसी तरह यहाँ भी शुगर है, बेस है, फॉस्फेट है, शुगर है, बेस है, फॉस्फेट है। तो यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, तो इसमें आप देख पा रहे हैं डीऑक्सी एडिनाइलेट इसको लिखा हुआ है। तो देखिए ये तीनों, देखिए अब आपको इसमें दो चीजें मिलती हैं, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए न्यूक्लियोसाइड लिखा हुआ है और बेटा यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको न्यूक्लियोटाइड लिखा हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि जब हम बात करते हैं पहले न्यूक्लियोसाइड की, तो एडिनोसिन, गुआनोसिन, यूरिडीन, साइटिडीन आरएनए में आ गया, डीऑक्सीसाइटोडीन, डीऑक्सीथाइमिडीन, डीऑक्सीगुआनोसिन, डीऑक्सीएडिनोसिन। क्या है ये सब? तो देखिए जो ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, तो हम लोग फिर से बात करेंगे, ये पुराने वाले एक स्ट्रक्चर पर चलेंगे। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसको हम देखेंगे। तो बेटा जब सिर्फ हम लोग दिखाते हैं बेस और शुगर का एडिशन दिखाते हैं, तो इसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? न्यूक्लियोसाइड। और जब इससे आके फॉस्फेट जुड़ जाता है तब ये बनता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड जो है, न्यूक्लियोसाइड जब इससे क्या जुड़ जाता है? फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, तो ये क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो न्यूक्लियोसाइड जो है न्यूक्लियोटाइड कब बनता है? जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है। यानी कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में बेसिक डिफरेंस किसका है? फॉस्फेट ग्रुप का है। आप इसको याद कैसे रखोगे? न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड में एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटोसिन सब आ रहा है ना। और डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सीसाइटोसिन, तो डीऑक्सी क्या थी? शुगर में आता था वर्ड डीऑक्सी। और एडिनिन, गुआनिन ये किस में आ रहा था? ये वर्ड आ रहा था आपका नाइट्रोजनस बेस में। तो इससे आप ये याद रख सकते हैं कि जो बेस है, बेस और शुगर है, ये क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। और जब इससे फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच हो जाता है तो यही क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। ठीक है, तो इसी के टाइप बता रहा है बेटा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको बेसिक शुगर और फॉस्फेट का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताया कि जो आरएनए मॉलिक्यूल बनता है उसमें राइबोज शुगर होती है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होती है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि डीएनए और आरएनए दोनों में ही एडेनिन और गुआनिन पाया जाता है। और साइटोसिन भी जो है, ये तीन क्या है? कॉमन है, जो कि डीएनए में भी पाए जाते हैं और आरएनए में भी पाए जाते हैं। जबकि ये जो आप देख पा रहे हो यूरेसिल सिर्फ आरएनए में पाया जाता है और थायमिडीन जो है ये सिर्फ डीएनए में पाया जाता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि अगर हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए में ATGC यानी एडेनिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन के साथ थाइमिन पाया जाता है। जबकि अगर हम बात करें आरएनए की, तो AGC तो पाया जाएगा, उसके साथ यू पाया जाएगा यानी यूरेसिल पाया जाता है। तो बेटा आप ये डिस्क्रिप्शन समझ पा रहे होंगे आई होप। तो यहाँ पर अब इसी बात को यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए ये जो लिखा हुआ है आप ये देख पा रहे हो, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड लिखा है, यहाँ लिखा है न्यूक्लियोटाइड्स लिखा है। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है इसके पॉलीमराइजेशन से डीएनए बनेगा और जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये मोनोमर्स हैं, ये एक एक करके ब्लॉक बाय ब्लॉक जुड़ते जाएंगे तो ये आरएनए का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख पाओगे कि न्यूक्लियोटाइड लिखा है और न्यूक्लियोसाइड लिखा है। जहाँ बेटा न्यूक्लियोसाइड लिखा है वहाँ कुछ वर्ड मिसिंग है। अगर हम जो न्यूक्लियोटाइड में लिखा है, न्यूक्लियोसाइड में लिखा है, दोनों को इक्वल करना चाहें तो क्या करेंगे कि ये जो मोनोफॉस्फेट लिखा है ना, फॉस्फेट जो लिखा है, इस फॉस्फेट को तुम हटा दोगे तो क्या होता है? तो तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी कि दोनों में न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस किसका है? फॉस्फेट ग्रुप का। जब बेस और शुगर स्ट्रक्चर बनने के बाद फॉस्फेट उसमें अटैच हो जाता है तब वो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। और बेसिकली पहले जब बेस और शुगर जुड़ते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। डीएनए में हमेशा शुगर में डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी और आरएनए में शुगर में हमेशा राइबोज शुगर होगी। और
कौन सा बेस किस टाइम पर ब्लॉक में अटैच है, इस बेसिस पर हम देखेंगे। तो इस बेसिस पर अगर हम देखते हैं तो देखिए कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है तो इसका देखिए टाइप देखिए, सबसे पहले बेस को लिखा है ए एडेनिन, फिर डीऑक्सीराइबो एडिनोसिन, फिर डीऑक्सीराइबो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ये सिर्फ ए जब लिखा है तो सिर्फ बेस है, बेस के साथ शुगर जुड़ गया तो डी ए हो गया, डीऑक्सीराइबो एडिनोसिन, यानी कि बेस और शुगर जुड़ गए यानी न्यूक्लियोसाइड बन गया। अब DAMP लिखा है, इसका मतलब हुआ डीऑक्सीराइबो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसी तरह यहाँ देखेंगे जी, DG और DGMP। जी मतलब है गुआनिन, DG मतलब है डीऑक्सीराइबो गुआनोसिन, यानी बेस शुगर जुड़ गए। फिर DGMP डीऑक्सीराइबो गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, बेस शुगर और फॉस्फेट तीनों जुड़ गए। इसी तरीके से यहाँ देखेंगे टी लिखा है थाइमीन, तो यानी कि जो बेस है वो क्या है, थाइमीन है, DT बेस और शुगर जुड़ गया, ये पूरा स्ट्रक्चर हुआ जिसे कहा डीऑक्सीराइबो थाइमीडीन, यानी कि ये क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड हो गया। इसके साथ फॉस्फेट भी जुड़ गया तो इसको बोलेंगे DTMP, यानी डीऑक्सीराइबो थाइमीडीन मोनोफॉस्फेट। यहाँ चौथा है, यहाँ जब नाइट्रोजनस बेस क्या है, साइटोसिन है, इसके साथ शुगर जुड़ा, डीऑक्सीराइबो शुगर जुड़ी तो डीऑक्सीसाइटिडीन हो गया, ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है, इसके साथ फॉस्फेट भी जुड़ गया तो ये तीनों स्ट्रक्चर कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे, डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको 4 टाइप्स के डीएनए मॉलिक्यूल में ब्लॉक्स मिलते हैं, DAMP, DGMP, DTMP, DCMP। DAMP is deoxyriboadenosine monophosphate, DGMP is deoxyguanosine monophosphate, DTMP is deoxythymidine monophosphate, then DCMP that is deoxycytidine monophosphate। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसी तरीके से हम आरएनए वाले की डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बेस है वो ए है, यानी कि एडिनोसिन है, और एडिनिन है, एडिनिन से जब शुगर जुड़ गई, राइबोज शुगर है ये, तो ये हो गया एडिनोसिन। अब फॉस्फेट जुड़ गया तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट हो गया। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगर बेस जो है गुआनिन है और इससे राइबोज शुगर जुड़ी तो गुआनोसिन बन गया। अब गुआनोसिन से फॉस्फेट भी जुड़ गई तो गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट बन गया। बेस यहाँ पर कौन से है, यूरेसिल, यूरेसिल से राइबोज शुगर जुड़ गई, यूरिडिन बन गया, एक न्यूक्लियोसाइड है ये। फिर जब इससे फॉस्फेट भी जुड़ गया तो ये बन गया आपका यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, तो ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड हो गया जो कि आरएनए, सिर्फ और सिर्फ आरएनए में पाया जाता है। फिर इस तरह से अगर आपके पास साइटोसिन बेस है और राइबोज शुगर है, ये दोनों जुड़ रहे हैं तो ये साइटिडीन बेस और शुगर के जुड़ने से बना रहे हैं, जो कि आप देखते थे यहाँ क्या होती थी, डीऑक्सीसाइटिडीन होती थी, क्योंकि यहाँ शुगर डीऑक्सीराइबोज शुगर है। ठीक है, फिर साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, तो ये आपका क्या हो गया, ये पूरा आपका एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। तो बेटा इस स्ट्रक्चर पर बेस बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और इसी में बेटा जो आपका ये है एडिनोसिन वाला स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो ना, इसी में जैसे यहाँ लिखा हुआ एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, फिर इसी से एक फॉस्फेट जुड़ा है, अगर इसी से दूसरा फॉस्फेट जुड़ जाए तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाता है, यानी कि ADP बन जाएगा। फिर इसी से एक फॉस्फेट और जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ATP बना लेता है, यानी कि ये ATP जो एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ है वो भी बेसिकली बेस, शुगर और फॉस्फेट, जिससे कि न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि जो हमारे जेनेटिक मटेरियल DNA RNA जिससे बने होते हैं, ATP का भी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन होते हैं, वही होते हैं। तो ATP भी न्यूक्लियोटाइड्स से ही बनता है, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन से ही बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। ये सारा मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फिर यही जो बेस शुगर फॉस्फेट है, इनके बीच में बॉन्ड क्या है और ये कैसे जुड़े होते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने आपको पहले तो बताया ही कि क्या होता है, ये जो शुगर है इसी से क्या जुड़ा होता है, नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है। तो बेस और शुगर के बीच में जो बॉन्ड होता है
बेस और शुगर के बीच में बॉन्ड होगा उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। इसी तरीके से शुगर और फॉस्फेट के बीच में भी बॉन्ड होगा, यहाँ आप देख सकते हैं शुगर और फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड है। शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड होता है इसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। और मैंने आपको बताया शुगर और बेस के बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है ये आप देख रहे हो, बेस और शुगर के बीच का बॉन्ड क्या कहलाता है? आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इसी तरीके से आप देख रहे हो शुगर और फॉस्फेट के बीच का जो बॉन्ड क्या होता है? एस्टर बॉन्ड। और यहाँ पर इसे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, यहाँ इसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। फॉस्फोडाइएस्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए एक फॉस्फोरस है, ऐसा लग रहा है कि दो शुगर के बीच में फंसा हुआ है, या इसी को आप इस तरह देख सकते हो कि एक शुगर है, ये एक शुगर मॉलिक्यूल है ये, और ये एक दो फॉस्फेट के बीच में फंसी हुई है, तो इसीलिए ये फॉस्फोडाइएस्टर है। एक्चुअली ये इतना ही स्ट्रक्चर, एक बेस शुगर फॉस्फेट वाला जो स्ट्रक्चर है, केवल ये इतना एक स्ट्रक्चर जो बेस शुगर फॉस्फेट है, ये एक क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है। तो इस तरीके से पॉलीमराइज होकर रिपीटेटिवली न्यूक्लियोटाइड से जुड़े रहते हैं, और डीएनए नहीं, अभी ये सिर्फ सिंगल स्टैंड है, तो ये क्या बन रहा है? आरएनए। और इसमें कभी भी थाइमीन नहीं पाया जाएगा और इसमें यूरेसिल पाया जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस होगा। और जब ऐसा ही एक स्ट्रैंड इधर से और ऐसा ही एक स्ट्रैंड इधर से आकर एक डीएनए स्ट्रैंड जो होता है, ये एक स्ट्रैंड हुआ, स्ट्रैंड 1, और यहाँ पर दूसरा स्ट्रैंड हुआ, स्ट्रैंड 2। ये आकर के इनके बेस देखिए कैसे जुड़े हुए हैं, बेस बेस पेयरिंग हुई है। ये बेस बेस पेयरिंग में कौन सा बॉन्ड होता है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। देख रहे हैं कि ये अलग इधर एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रैंड है और इधर अलग न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रैंड है, इनके बीच में बेस पेयरिंग हुई है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, यहाँ कौन सा बॉन्ड होता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जिसमें से हमेशा जी के साथ सी जुड़ता है, ए के साथ टी जुड़ता है, जी और सी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं, ए और टी डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं। देखिए जी और सी में ट्रिपल बॉन्ड है, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, और यही जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये नहीं पाए जाते किसमें? आरएनए में ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है नहीं पाए जाते, क्योंकि आरएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, जबकि डीएनए जो है, डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। ये भी एक बेसिक डिफरेंस है। डीएनए और आरएनए का बेसिक स्ट्रक्चर, उनके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उनके बीच में पाए जाने वाले बॉन्ड्स, ये सारा मैंने आपको डिस्क्राइब किया। यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर यही जो डीएनए है, जो पहले ऐसे स्ट्रैंड की तरह था, अब यही कैसे हो जाता है? कॉइल्ड हो जाता है। तो डबल हेलिकल मॉडल इसे कहते हैं इसीलिए। और वाटसन एंड क्रिक ने इसके बारे में 1853 में, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, तो 53 में ही बताया था, ये तो पता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डबल हेलिकल मॉडल जो होगा, इसमें कुछ और चीज़ें जो पूछी जाती हैं, वो पूछा जाता है एक हेलिक्स में कितने बेस हो सकते हैं? तो एक हेलिक्स में 10 बेसेस हो सकते हैं, 10 बेस पेयर्स हो सकते हैं एक हेलिक्स में। और एक हेलिक्स लगभग कितनी लेंथ की होती है? 3.4 नैनोमीटर लेंथ होती है। और डीएनए का जब भी, ये देखिए एक स्ट्रैंड है और उसके बीच ये दूसरा स्ट्रैंड है, जब भी हेलिक्स बनती है तो एक स्ट्रैंड से दूसरे स्ट्रैंड के बीच की जो दूरी है, या आप कह सकते हैं कि ये एक कॉमन एक्सिस है जिसके चारों ओर ये स्ट्रैंड कॉइल होते हैं। तो ये पिच कितनी है, इस पिच की भी वैल्यू पूछी जाती है। तो ये पिच की वैल्यू पूछी जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा आपसे पूछी जाती है 3.4 नैनोमीटर, यानी कि एक हेलिक्स है। एक हेलिक्स में देखिए ये ग्रूव्स हैं, ग्रूव देखिए, ये मेजर ग्रूव है और माइनर ग्रूव। यहाँ देखिए इतने बड़े, तो ये क्या हो रहा है? मेजर ग्रूव है, देखिए इतना स्पेस, और ये आपका माइनर ग्रूव है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। तो एक हेलिक्स में एक मेजर ग्रुप और दो आधे माइनर ग्रुप्स आते हैं।
ठीक है। और एक हेलिक्स 3.4 नैनोमीटर इसकी पूरी लेंथ होती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं पिच बताया गया है 1 नैनोमीटर की। और साथ ही साथ आप देख पा रहे हो कि एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर्स होते हैं। तो ये जो बेसिक पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं वही मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो यानी कि 3.4 नैनोमीटर में 10 बेस पेयर्स होते हैं, यानी कि 2 बेस पेयर, यानी कि 1 2 ऐसे 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 0.34 नैनोमीटर। सारे पॉइंट्स भी आते हैं, नीट में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इसके बाद अब आपको आरएनए का स्ट्रक्चर दिख रहा है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। 3 टाइप का आरएनए ह्यूमन में पाया जाता है। देखिए एमआरएनए है, ये सिंपल ऐसे ही बस जुड़ा हुआ है। और इसी तरीके से आपको टीआरएनए है, ये आप टीआरएनए देख रहे हैं। और राइबोसोमल आरएनए है। तो 3 टाइप के आरएनए होते हैं, जो कि मैं 12th क्लास के लिए अलग से इसका वीडियो बना दूंगी। और इसके साथ ही बेटा ये आज का डिस्क्रिप्शन जो कि न्यूक्लियोटाइड्स पर बेस्ड था, मैंने अपनी तरफ से बहुत ही सिंपल डिस्क्रिप्शन आपको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। आई होप आप डिस्क्रिप्शन को समझ पाए होंगे। बेसिक इतना ही है, बेस शुगर और फॉस्फेट से बनता है। और जो शुगर है राइबोज और डीऑक्सीराइबोज होती है आरएनए में, राइबोज आरएनए में, डीऑक्सीराइबोज डीएनए में होती है। इस तरह से जो बेस है 2 टाइप के हो सकते हैं, प्यूरिन और पेरिमिडीन। प्यूरिन 3 टाइप की हो सकती है, CUT साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। यूरेसिल केवल आरएनए में पाई जाती है, थायमिन हमेशा डीएनए में पाई जाती है, साइटोसिन डीएनए आरएनए दोनों में पाई जाती है। फिर आपका प्यूरिन है जिसमें एडेनिन गुआनिन होता है, दोनों ही डीएनए आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। इस तरीके से टोटल 5 आपको मिलते हैं बेसिस, जिसमें से ATGC आपका डीएनए में पाया जाता है, AUGC आपका आरएनए में पाया जाता है, और फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच होता है। जब शुगर और बेस होता है इसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, इसके साथ फॉस्फेट भी जुड़ जाए तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो आई होप आपको आज का डिस्क्रिप्शन अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।